नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10th गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या के लिए एकदम धांसू एमसीक्यू अभ्यास सेट 1 करने वाले हैं। खासकर बिहार बोर्ड 2027 के ऑब्जेक्टिव परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं, यहाँ दिमाग को तेज करना है। इस अध्याय से अक्सर सवाल सीधे सीधे नहीं बल्कि घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने आज के सवालों की पकड़ बना ली तो परीक्षा में नंबर आपकी जेब में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने सवाल नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 1। यहाँ पर जो भी यहाँ पर सवाल दिए गए हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड के ओरिएंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक सवाल को यहाँ पे वीडियो को यूज करके सोल्व करना है, उसके बाद मेरा आंसर मिलाना है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 25 है और एलसीएम है 50 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का, दो संख्याओं का गुणनफल का एक रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए कि एक संख्या आपके पास ए है और दूसरी संख्या बी है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, एलसीएम और एलसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम जो होगा अब एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। तो एलसीएम आपका कितना है 50 और एचसीएफ कितना आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 है। इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 12 50 आएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा में है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस तरह प्रश्न को बना सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 पर हम सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 2, 0.13 के ऊपर बार है का परिमेय है तो P बटा का Q क्या होगा। दोस्तों यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर साल हर एक सेट में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 0.13 के ऊपर बार है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो 13 लिख लेंगे, और जितना पर बार रहेगा ना उतना हम 9 लिख देंगे। कितना पर बार है, दो संख्या पर बार है, तो दो संख्या पर हमने क्या लिख दिया, 2 9 लिख दिया। अगर दोस्तों जितना संख्या पर अगर बार नहीं रहता उतना संख्या हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है इसलिए हम लेस नहीं कर रहे हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 3 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाए। और परिमेय संख्या को पहचानने का एक तरीका है कि दोस्तों अगर रूट में कोई भी संख्या आभास संख्या आपको दिख जाए, आभास संख्या दिख जाए तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। आभास संख्या किससे कहेंगे, जिसका फैक्टर 2 हो। जैसे कि आपके सामने 2 है तो 2 क्या है, 1 और 2 से कटेगा, इसका फैक्टर 2 आभास संख्या हो गया। जैसे 3 है तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 तो 1 से कटेगा, 1 3 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा, आभास संख्या कहला जाएगा। तो अगर मान ली कि रूट हम 3 लिखे तो क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये 3 आभास संख्या है, आभास संख्या रूट में रहता है तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ इस ऑप्शन में देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो 16 तो अपरिमेय संख्या है नहीं, 25 भी नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 7 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि रूट में क्या है, ये आभाज्य संख्या है। तो रूट में आभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं या पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन होगी, अपरिमेय संख्या कौन सा होगा। तो आप प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, तो देख सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सक क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर सम पूछे, विषम पूछे, अगर आपसे विषम पूछेगा या सम पूछेगा या विषम, तो दोस्तों अगर विषम पूछेगा तो हमेशा 1 लिखिएगा और सम पूछेगा तो हमेशा 2 लिखिएगा। अगर लगातार संख्या कहेगा तब तो आप यहाँ पर देख रहे 2 लगातार संख्या बोलेगा तो 2 हो जाएगा सम संख्या में, और विषम संख्या में अगर 2 लगातार विषम संख्या बोलेगा तो 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर कैसे होगा, आप यहाँ पर 3 और 5 से 2 एग्जाम्पल लीजिए। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालेगा तो इसका जो एचसीएफ आएगा यानी मस्सा आएगा वो 1 आ जाएगा। तो विषम संख्या अगर लगातार बोलेगा तो आपको डायरेक्ट 1 मार लेना है, और सम संख्या पूछेगा लगातार तो एचसीएफ तो उसका 2 मार लेना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या आप 5 देख रहे हैं, ये सवाल नहीं है, बहुत ही
अजीब सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो एग्जाम में देखते हैं ना, शांत अशांत से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आइए एक बार में हम शांत और अशांत पहचानते हैं। दोस्तों शांत पहचानने का जो तरीका होता है, उसको नीचे में जो फैक्टर मान लीजिए 3/8 है, इसका अगर फैक्टर हम करेंगे तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आता है, तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर यही तो आपका रहेगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के बराबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। आइए हम यहाँ से तुरंत हम समझते हैं कि शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2। हम बोले क्या कि जब नीचे में 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ रहता है, हमेशा वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। देख रहे कि इस रूप में कंडीशन में काम किया। अगर इस रूप में रहता तो क्या होता? परिमेय संख्या नहीं होता। इस यहाँ पर परिमेय संख्या तो होता, बट यहाँ पर क्या होता? शांत होता। तो ये जो आपका जो राइट आंसर होगा 5 का, वो क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखा गया है। घात वो मत नहीं दें, घात कितना भी उससे मतलब नहीं, नीचे वाला संख्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। इस रूप में रहेगा तो हमेशा क्या होगा? शांत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 6। दोस्तों ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से सम और विषम पहचानने का तरीका यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कि ये संख्या ऑप्शन दिया रहेगा कि कौन सा, जहाँ पी क्यू का जो पूर्ण नाम रखेंगे, मान रखेंगे, तो हमेशा सम आएगा, विषम आएगा। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे दोस्तों यहाँ पर बोला है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का होता है जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। क्यू पूर्णांक का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 -2 -3 -4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सम संख्या एकरा में कौन से होगी, कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि वो हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जिसमें +1 लगा हो वो सबसे पहले हटा देते, उसको हम क्या करते हैं? हटा देते। अब हमें बात कर लेना है इसको और इसमें। अगर मान लीजिए कि 2q है, अगर यहाँ पर q के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 × 1 क्या आपको सम आ गया? बिल्कुल आ गया। अगर यही ऑप्शन नंबर हम 3 रखते हैं सी, तो q बराबर 1, तो क्या ये आपका सम संख्या है? नहीं। तो q बराबर ये भी नहीं काम कर, 2 ऑप्शन तो ऐसे इलिगेट हो गया। ऑप्शन नंबर बचा कौन? आपका ए। तो राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। अब कैसे होगा? आप यहाँ पर क्यू का मान आप रखते जाइए 1 2 3, तो जब भी रखिएगा गुना करिएगा तो हमेशा क्या आएगा? सम ही आएगा। तो आई होप यहाँ पर आप समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 6 का, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या अब 7 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कितने निकाले जाए कि 2 का अधिकतम घात होगा। तो सबसे पहले हम 96 का हम घात करेंगे, तो यानी कि 96 का घात यानी कि फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर, यहाँ पर अगर लिखेंगे 2 के पावर 2 और यहाँ पर गुना हम कर देंगे 3 के पावर 2। चलिए हम इसको फैक्टर कर देते हैं। आसान तरीका है फैक्टर कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाएगा तो आंसर आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आइए हम फैक्टर करते हैं। ये 48 हो जाएगा। ये भी इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 24। फिर इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 12। फिर यहाँ से हम फैक्टर को करेंगे 2, फिर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 बचा, देख रहे 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो गया? 5। अधिकतम घात कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी पूछे। अगर पूछता कि 3 का घातक 3 कितना होगा? 3 कितना है? 1 है तो 1 होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होता? 1 होता। अगर 3 का पूछता तो पूछा है किसका? 2 का अधिकतम घात। 2 का अधिकतम घात कितना है? 5 है। राइट आंसर कौन होगा? 7 का बी हो जाएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आप 8 देख सकते हैं कि संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु दर्शाया जाता है। बताइए कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या को हमेशा दर्शाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 4 है। पहला है कि वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक। वह कौन सी संख्या होगा जो कि हमेशा नंबर लाइन पर यानी कि इस रूप में दर्शाया जाता है? आपको यहाँ पर ये ऑप्शन को राइट कमेंट में पता है तो आप कमेंट जरूर करते हैं इसका कौन सा आंसर आपको लग रहा है। तो जो भी आंसर लग रहा है कमेंट जरूर करिए। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? कि अगर नंबर लाइन पर हमने 9th में भी पढ़ा हुआ था और 10th में भी पढ़ा हुआ कि नंबर लाइन पर हम वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। कैसे? वास्तविक संख्या कौन कौन सा होता है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। √3 को हमने भी नंबर लाइन पर दर्शाया था और 3/2 को भी हमने नंबर लाइन पर दर्शाया था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्या को नंबर लाइन या नंबर बिंदु पर भी दर्शाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 9।
दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ते हैं। उन्हें एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तथा तीनों पुनः प्रारंभ बिंदु पर कितने समय में मिलते हैं। दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट में मैंने जब क्वेश्चन कराया था थ्योरी में, तो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था। जब बोलता है कि एक बिंदु से कोई भी धावक दौड़ता है, दूसरे एक ही बिंदु पर मिलना चाहता है, उस समय हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर 2, 4, 6 का अगर हम निकालते हैं, 2 और 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। तब 12 घंटे बाद उन दोनों यानी इन दोनों जो धावक हैं, इन तीनों धावक वो एक ही बिंदु पर फिर पुनः मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 12 घंटे के बाद। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों फिर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि यदि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। जस्ट दोस्तों हमने बताया कि 2 है एक अभाज्य संख्या और 3 है अभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। अभाज्य संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, हमेशा उसका जो एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, वो कितना होगा, एक ही हो जाएगा। आई होप 10 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल आप देख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कैसे पूछ देगा कि 2/3 क्या अपर में है कि पर में है, 2 गुना 3 दे देगा, इस तरह से देगा कि आप पूछा जाएगा कि पर में है कि अपर में है। तो दोस्तों इसके लिए एक मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, शॉर्ट ट्रिक पहचानने का कैसे आप बना सकते हैं। मैं अगले वीडियो में जो है शॉर्ट ट्रिक्स बता के शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा। आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 15 है, ये 15 5 क्या है आपका, 5 क्या है आपका, ए परमेय संख्या है और रूट क्या है, अपरमेय संख्या। अगर परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटाएंगे ना तो कभी परमेय संख्या नहीं मिलेगा, हमेशा अपरमेय ही संख्या मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपरमेय संख्या। या जुट भी जाता तो भी अपरमेय संख्या होता, गुना भी होता तो भी अपरमेय संख्या होता। इसका एक वीडियो में लेके आऊंगा पहचानने का कि परमेय संख्या होगा कब, अपरमेय संख्या होगा कब। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के मान के लिए कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों जब हमने यूक्लिड विभाजन थ्योरम पढ़ा था वहां पर एक कंडीशन लिखवाए थे कि जब ये कंडीशन तो होगा नहीं, दोनों तरफ ये होगा नहीं, ये दोनों बराबर और कभी बड़ा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, आर बी क्या होगा, आर से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, एक तो होगा नहीं, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा 4 होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इन दोनों का अगर हम योग करेंगे 4 और 2 कितना होगा, 6। तो इन दोनों का क्या होगा, योग 6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। तो इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी गलत कर देते हैं, कोई 3 ले लेता है, कोई 5, 2 ले लेता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या ले लेता है 1, 3। इस तरह से लेकर स्टूडेंट बहुत लोग गलती करते हैं। आपको ध्यान में ये प्रश्न रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को बन रहा है। दोस्तों आई होप यहाँ 13 मैंने प्रश्न कर लिया, 13 में भी आपका 13 स्कोर रहा होगा। इस तरह से अगर आप बनाए होंगे 13 में 13 आपका सही होगा तो रियल नंबर का चैप्टर जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आप बना रहे हैं। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि √3 जो बटा है √12 का सरलतम रूप किस प्रकार का होगा। अगर आपके सामने √3 है और नीचे में √12 है तो बताइए कौन सा सरल की परमेय संख्या होगा, अपरमेय की, पूर्णांक की, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या रूट में नीचे नहीं रहता है। अगर इसको हम फैक्टर करेंगे 3 ऊपर रहेगा, इसको हम लिखेंगे 4 गुना 3 लिख सकते हैं रूट में। तो 4 किसका होता है, 2 का, तो 2 रूट क्या होगा, 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 1/2। तो 1/2 किसके रूप में लिखा जाता है, परमेय की अपरमेय, तो हमेशा ये क्या होता है, परमेय रूप में लिखा जाता है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो एक और खुद संख्या से कटे। बताइए कि ये 15 किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 से कट रहा है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन सा होगा कि देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, या तो 1 से कटेगा या 23 से कटेगा। इन दोनों के अलावा कोई और संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
अभाज्य संख्या होगा। फिर से हम बताते हैं अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो एक और खुद नंबर से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो राइट आंसर अब कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों फिर आगे का प्रश्न कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होगा। जस्ट हमने ऊपर में बताया किसका, सम संख्या का, सॉरी दोस्तों हमने बताया विषम संख्या का और अभाज्य संख्या का बताया कि सब एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। अब पूछ रहा है कि सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है क्या होता है। मैंने सम संख्या और विषम संख्या अभाज्य संख्या तीनों को बता दिया कि एचसीएफ उसका लगातार पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो इसका हमेशा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। सम संख्या पूछा जाएगा लगातार तो 2 होगा और विषम संख्या लगातार पूछा जाएगा तो 1 होगा। विषम पूछे चाहे अभाज्य पूछे हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो इस प्रश्न को आपको दिमाग में रख लेना है। तो आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई किस प्रकार की संख्या है। अब बात करते हैं पाई। अगर दोस्तों यहाँ पर पाई का मान तो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वहां पर एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है इसका। पाई अगर हम लिखेंगे इस तरह से ये अपर में कहलाएगा। अगर पाई को हम इस तरह से लिखेंगे तो अपर में कहलाएगा। अगर यही पाई का मान हम 22/7 लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, अपर में संख्या कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंट है। अगर पाई के रूप में कहा जाएगा तो अपर में, और पाई का मान अगर बैठा के बोल दिया जाए कि 22/7 क्या है, पर में है कि अपर में है, तो हमेशा क्या होगा, पर में होगा। तो पाई अगर पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि संख्या पाई किस प्रकार की संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अपर में संख्या 22/7 पूछता तो परिमेय संख्या होता, सिंपल सा था। अब प्रश्न संख्या 17 आपका राइट आंसर बी होगा। अब 18 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। अभी हमने जस्ट बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कौन सा होगा, 4 होगा। अगर योग बोलता तो यहाँ पर कितना होता, 6 होगा। अगर यहाँ पर किसका बोल रहा है गुणनफल क्या होगा, तो 4 में 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितना होगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुणनफल पूछे, ऐड पूछे, सब्ट्रैक्शन पूछे, यानी जोड़ घटाव कुछ भी पूछे तो आपको इस तरह से बना लेना है। तो दोस्तों मैंने पहला प्रश्न पूछा था योग कितना था, इसमें पूछा कि मल्टीपल यानी गुणनफल कितना होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा। दोस्तों हमने अभी पहचानने का तरीका बताया था। अगर हम 15 का फैक्टर करते हैं तो 3 गुना 5 के रूप में आएगा, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो दोस्तों मैंने अभी शांत पहचानने के लिए बताया था कि 2 के पावर m, अगर 5 के पावर n, अगर इन सभी के अलावा कोई भी अगर नीचे में आ जाए, 2 5 के अलावा 3 6 8 10, तो हमेशा क्या होगा, अशांत कहलाएगा। तो बताइए कि 2 तो 5 तो है इसमें, क्या इसमें 2 है, नहीं है। जब इस रूप में अगर लिखा जाएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बट आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि विजातीय कौन है। विजातीय का मतलब अलग, इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर सब परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा रहा है। जैसे कि 2/3 परिमेय है, यहाँ पर देख रहे हैं √25/49, तो यहाँ पर 25 का कितना निकलेगा, 5, 49 का कितना निकलेगा, 7, 5/7 के रूप में लिखा गया। अब बताइए कि 11 कोई यहाँ पर 11 को अगर हम रूट निकालते हैं तो 11 रूट तो खुद नहीं निकलेगा, क्यों, कि अभाज्य संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन अलग हो गया, सी ऑप्शन अलग हो गया। अगर इसको भी देखें 7/3 यहाँ बट्टा के रूप में लिखा गया, परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया, बट यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा गया है। तो सबसे ऑप्शन नंबर अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। राइट आंसर 20 का सी होगा। आई होप क्लियर हो गया यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये इसको मारिए वीवीआई, ये वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के कितने बीच परिमेय संख्या हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने 2 और 3 लिया, 3 के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0.1, 0.2, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.01, 2.0001, यानी बहुत सारे 2 और 3 के बीच में बहुत सारे हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम परिमेय संख्या अनंत लिखे जा सकते हैं। तो आई होप एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद करना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
दोस्तों अभी तक मैंने 21 प्रश्न किए हैं। अगर आपके 21 में कम से कम आपका 20 या 19 आपका स्कोर सही है तो दोस्तों आपका तैयारी जो है ना रियल नंबर का वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बेस्ट है। ऐसे ही लगे रहिएगा तो आपका कोई क्लियर भी होगा कॉन्सेप्ट, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन की ओर है। तो संख्या 25, 50 एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों अभी हमने 25 है और 50 का हमने निकाला तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया था। अब एलसीएम का गुणनफल पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, संख्या इतना इतना दिया, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो कितना होगा, हमेशा 1250 होगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका हमने बताया है पार्ट 1 वीडियो में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने जितने भी विधि होती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सभी तरीके से मैंने बताया है उस वीडियो में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया है कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो दोस्त यहाँ पर लिखा जा रहा है कि √3 और √12 क्या कौन सी परिमेय संख्या होगी। जस्ट ये संख्या रिपीट हो गया, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। संख्या जो होगा रिपीट हो चुका है, मैंने अभी जस्ट इसको सोल्व किया था। तो आइए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं 24 का। 2 तथा 2.5 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है। तो आइए हम इसको समझते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n हमेशा क्या होगा। आप यहाँ से बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अगर n प्राकृतिक संख्या होगा तो प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं। आई होप यहाँ पर जो गिनती से स्टार्ट होनी, शुरू से 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं ना क्या कि यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो n हमेशा क्या होगा, अगर मान लें कि 1 रखेंगे रूट में तो 1 आएगा, √2 रखेंगे तो क्या होगा, √2 आ जाएगा। अगर √3 रखते हैं तो √3 होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमेशा परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या भी और अपरिमेय, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैंने गलत पढ़ी। ऑप्शन नंबर कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अगर मान लें कि √4 है, 4 को हमने निकाला 2 तो प्राकृतिक संख्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा 25 का डी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, आप यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए हम प्रश्न संख्या 26 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या आपके सामने 26, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p किस प्रकार की संख्या। जस्ट हमने ऊपर ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कोई भी रूट में अगर अभाज्य संख्या रहे तो हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम समझते हैं प्रश्न संख्या 27। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना और इतना से प्रत्येक तरह से पूर्ण तरह से विभाजित होता है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो इन सब जब छोटी संख्या की बात किया जाए तो क्या करना है, 16, 20 और 24 का हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर जो एलसीएम निकलेगा उसका स्क्वायर करने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 60 है तो 60 का स्क्वायर कर देंगे तो 3600 हो जाएगा। सब छोटी संख्या क्या होगा, जो पूर्णतः सबसे विभाजित हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 36 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। ये सवाल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये रेशियो से संबंधित है, हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। PYQ में भी देखेंगे तो आप ये प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते, सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। तो बोल रहा है कि 5, 10, 15 और 20 का लसाअ सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले हमें लसाअ निकालना होगा। तो लसाअ का मतलब एलसीएम, तो एलसीएम 15, 5, 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब बोल रहा है कि एचसीएफ कितना होगा, 5 आ जाएगा। अब इनका बोल रहा है ना कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो बताइए 60 यहाँ हो गया, रेशियो डाल देंगे यहाँ पे 5, तो 12 × 60, तो 12 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अभी जस्ट मैंने इससे ऊपर हमने सोल्व किया था, बोल रहा है कि 0.32 केवल 2 के ऊपर बार है तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 0.32 है, केवल 2 के रूप में क्या है, बार है। तो यहाँ पर हमें बात करना है 32 से लिख लेना है, जितना के ऊपर बार नहीं उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जितना के ऊपर बार है उसको लिख लेते हैं, जितना के ऊपर बार नहीं उसको हम 0 देते हैं। अब 32 में से 3 जाएगा 29 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 29/32
32। तो राइट आंसर इसका 29/32 हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 30 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन संबंधित है कि दो धनात्मक दिया है ए और बी के लिए, तो ए इतना है तो कौन सा विकल्प सही होगा। जो भी आर होगा ना हमेशा क्या होगा, 0 से बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो बी से छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। यदि सहअभाज्य संख्याओं का मसर निकाला जाए तो हमेशा क्या होगा, सेम टू सेम निकालना है, सहअभाज्य संख्या का हमेशा क्या होगा, एक ही हो जाएगा। अगर सम संख्या छुड़ाने के बाद कोई भी अगर बोलते हैं अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या तो हमेशा एक ही होगा। आई होप प्रश्न संख्या 31 तक आपका क्लियर होगा, स्कोर आपका भी सही चल रहा होगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 32 से आपका प्रश्न संख्या कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका HCF इतना है, तो एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। 200 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 16 6 है और उनका HCF कितना है, 19 है। तो आप यहाँ से भाग करिए, एक बार में 19 बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बार में, तो 1 लगेगा, बचेगा 7, तो 7 9 का 4 में कितना आएगा 7, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा 1 4, तो 114 आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम पूछा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 114 होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ रिलेशन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सोलबद्ध कर दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता, वही हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लिए। तो आई होप हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं 33 ना आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते इस तरह से प्रश्न, यहीं पर विद्यार्थी ज्यादा गलत कर देते हैं। तो आई होप हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन की संख्या इतना और इतना किस प्रकार का एक उदाहरण है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, साथ या शांत दशमलव। तो दोस्तों देखिए 0.12 है, अगर 1 बढ़ रहा है, फिर संख्या यहाँ पर 1 की संख्या देखिए आगे पहले था, फिर 2 हो गया, फिर देखिए 3 हो गया, फिर 2 लिखेगा 4 1 होगा। तो यानी इस तरह से रूप में बढ़ता जाता है तो हमेशा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। मान लीजिए 0.2 है, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिखा 4 दिया। तो ये जो इस तरह से प्रश्न बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, वो हमेशा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया हो। तो सबसे पहले जितने भी स्क्रीन पे है उसको हम सबसे पहले इरेज करते हैं। तो इरेज करते हैं उसके बाद ही हम यहाँ पर टिक आउट कर लेते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 34 की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये सवाल जो है ना, ये ज्यादा अधिकांश पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं, उनको अभी घात के रूप में नहीं लिखना आता है कि 5 के पावर घात कितना होगा, 7 के पावर घात कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको घात के रूप में लिखना होगा। तो आइए हम लिखते हैं। तो दोस्तों अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 गुना हम 70 के रूप में लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 के रूप में लिखेंगे। अगर हम 70 का 140 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुना करिए, 7 5 35 दूना 70 2, तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 2 और 7 के पावर 1, 5 के पावर 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर हम इरेज करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं तो देखिए 2 कितना है, 2 के पावर 2 है, प्लस का चिन्ह है ना, प्लस देंगे। 7 यहाँ पर देख रहे हैं, 7 1 है, 1 लिख दिए, और 5 कितना है, 5 1 हो गया। तो इन दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, तो जिसका राइट आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि सभी के घातों के रूप में क्या कर लिख कर और सभी घातों को क्या करना था, जोड़ देना था। जितने भी पावर हो रहे थे ना, तो पावर को सभी को क्या करना था, ऐड कर देना था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं सॉरी दोस्तों आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 35 की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 + √3 है और इनटू में है कि 3 - √3 है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जब a + b है और एक a - b के रूप में है। तो जब a + b और a - b के रूप में रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b के स्क्वायर होता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a - b के स्क्वायर के रूप में। तो आपका a - b के स्क्वायर में होगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो इसको हम इरेज करते हैं। 3 का स्क्वायर अगर करेंगे, आप यहाँ पर बता सकते हैं 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा, ये 3 हो गया a, तो 9। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट का होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। 6 क्या है आपका परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा क्या होता है,
परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि 6 यानी कि 6/1 यानी कि P/Q के रूप में इसको लिखा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 36। दोस्तों अभी जस्ट मैंने अभी कितना किया था, 96 किया था, उसी तरह से आप यहाँ पर 36 का पूछ रहा, 64 का पूछ रहा है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। अब मल्टीपल करेगा 2 के पावर 6 बार ना, तो ये आपका 64 आ जाता है। इसका जो अधिकतम घात पूछ रहा था, एक्सपोनेंट कितना होता है, घातांक कितना होता है, तो इसका जो अधिकतम घातांक होगा 6 हो जाएगा। क्योंकि अगर 64 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना बार में टूटेगा, 6 बार में 2 टूटेगा, 2 होगा 6 बार में टूटेगा। तो जितना भी पावर उसका होता है वही अधिकतम घात कहलाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल संख्या 37। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट हमने इसको ऊपर में बताया था। यदि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि परिमेय संख्या P/Q के रूप में शांत दशमलव होने की Q बराबर क्या होगा। तभी जस्ट बताया था दोस्तों कि जब कोई भी शांत होगा तो उसका पावर क्या होगा, 2 के पावर m और 5 के पावर के n के रूप में होते हैं। देखते हैं कि 2 और 5 के रूप में कौन कौन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 और 5 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपको यही मिल गया, 2 और 5 के। ये मन नहीं कि यहाँ पर n है चाहे m है, कुछ भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में कुछ भी होगा। देखिए 3 5 होगा नहीं, 2 3 होगा, कभी नहीं होगा, 7 5 कभी नहीं होगा। तो इसको परिमेय होने शांत होने का कंडीशन एक ही है, 2 के पावर कोई भी होगा, 5 के पावर कोई भी होगा, तो क्या हमेशा कहेगा, शांत कहलाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 37 इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह से प्रश्न देते हैं, अधिकांश विद्यार्थी लोग यहीं पर गलत करके आते हैं। कोई मार देता है 3 5 में, कोई अगर मान लीजिए किसी को कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो क्या कर लेता, डी मार के आता, चाहे बी के मार के आता। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसलिए मैंने प्ले लिस्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का बना दिया है कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी को क्लियर मैंने किया है। आई होप हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 37 38 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। जस्ट हमने बताया ये क्या होगा। अब मान लेंगे 7 है, √3 है, परिमेय संख्या बोला, देखिए √3 √11 अभाज्य नहीं होगा। √2 + √3 हम बोले थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जुटने के या घटने के बाद कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। √7 कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करके ऑप्शन से आप टिक आउट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट सभी को अगर पता है तो बिना पेन कलम उठाए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रश्न को आप मन में सोल्व कर सकते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहलाएगा। ले लीजिए एग्जांपल, कोई अपना एग्जांपल चलिए हम लेते हैं। अगर मान लेते दो परिमेय संख्या, एक 2 लिए एक 3 लिए, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 4 लिए 3 लिए, गुना करेंगे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर आपका जो होगा 39 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल संख्या 40। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 2 3 2n-1 हमेशा किस रूप में विभाजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी n के जगह पर धनात्मक पूर्णांक रखना है, 1 2 3 धनात्मक बोल रहा है, प्लस रखना, नेगेटिव नहीं रखना है, -1 -2 -3 नहीं रखना है। क्या रखना है आपको, n के रूप में 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 लिखिए, इस रूप में आपको क्या करना है, रखना है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसका जो होगा हमेशा किससे विभाजित होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 2n-1 के रूप में। तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो कितना होगा, 3 3 9 -1 तो 8। 8 किससे विभाजित होगा, हमेशा क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। अगर हम 0 रखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो कितना होगा, 1 होगा। अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कोई से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो भी कोई भी संख्या अगर रखेंगे यहाँ पर तो 8 से विभाजित हमेशा होगा। आई होप 39 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। धनात्मक बोल रहा है तो n बराबर हमें धनात्मक ही रखना है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। दोस्तों सेट आपका कैसा लग रहा है, इसी तरह से अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा इससे ज़्यादा भी तगड़ा होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में 1 नंबर भी कटने की संभावना ना मिले। मैंने क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूँ। तो चलिए आगे प्रश्न संख्या 41 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होने का नियम क्या है, डायरेक्ट मतलब बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नीचे आ जाए। तो देख रहे हैं कि 15 है, 3 गुना 5 होगा। इसको देख रहे हैं तिकरा में तो 2 और 5 आएगा, ये तो होगा नहीं। 25 है 5 के रूप में आएगा,
16 के रूप में 5 के रूप में, तो देख रहे हैं डायरेक्ट 3 5 के रूप में, एक ऑप्शन हमें यही हो जाएगा। तो शांत रहने का नियम यही है कि क्यू बराबर क्यू इक्वल टू नोट 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी हर में हो तो हमेशा अशांत कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 के रूप में टूट रहा है, तो 2 5 तो है पर 2 नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक एक नंबर का आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर करते थे सभी लोग क्या करना पड़ता है, सबको फैक्टर 80 का फैक्टर करते हैं, 125 का फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने की जरूरी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद करिए तो आपका विदिन अ सेकेंड में आप कोई भी सवाल ऑब्जेक्टिव सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप 41 तक आपका प्रश्न सही हो गया होगा। अगर आपने 40 तक स्कोर किया है तो आपका कॉन्सेप्ट लाजवाब है दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर और क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो चैनल को बने रहें। तो अगले प्रश्न संख्या 42 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या जो होगा 42 होगा दोस्तों। इसको हम सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। तो इरेज कर लेने के बाद यहाँ पर जो आपका आंसर था मैंने यहाँ पर इसमें मार दिया। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। 1 के अलावा कोई प्राकृतिक संख्या होगा नहीं। अगर हम 0 लेंगे तो जीरो क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपको ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद करने होंगे। अधिकांश इसी तरह में गलत लोग कर दें। अगर सबसे छोटी संख्या लिखता अगर 0 मार के चला था, किसी को पता नहीं होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होने वाली गिनती यानी गिनती में स्टार्ट होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता 0 मार के आता, 2 मार के आता, 1 मार के आता। दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, ना कि पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इसको आप इस टाइप का जो प्रश्न होते हैं ना आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं। अगर नहीं रखिएगा दोस्तों तो आप एक नंबर गलत करके आइएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 43 नंबर प्रश्न संख्या क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है मुख्य रूप से किन 2 प्रकार संख्याओं के संयोजन से बनता है। तो बताइए वास्तविक संख्या किस है। तो वास्तविक संख्या 2 भागों में बांटा गया है। अगर वास्तविक संख्या की हम बात करते हैं 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जो परिमेय संख्या होता है और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या का 2 बेटा है। कौन कौन है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर जो होगा 43 का फर्स्ट हो जाएगा, ना कि भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या सम विषम प्राकृतिक पूर्णांक सब कोई नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या का सिंपल सा जो फंडा है उनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। 9th में भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्या कितने प्रकारों में भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का वो फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका लसाअ क्या होगा, हमेशा गुना कर देंगे। अगर मान ली कोई a है अभाज्य संख्या, कोई b है, तो इन दोनों का कोई एलसीएम नहीं निकलेगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जो गुना करेंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो ए बी क्या होगा, और दोस्तों यहाँ पर p और q माना है तो PQ हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कि मान ली कि 2 एक अभाज्य संख्या लिए, 3 अभाज्य संख्या लिए, तो निकलेगा नहीं एलसीएम। इन दोनों का कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी माना था इसलिए हमने ए बी लिखा था। यहाँ पर दिया p और q तो PQ हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। जस्ट दोस्तों अभी परिमेय संख्या की मैंने बात बताया। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, कभी ये होगा। तो 39√3 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो परिमेय संख्या के रूप में होगा। इसका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, आप यहाँ पर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 45 का हो जाएगा। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न संख्या की संख्या 50 और 25 के मत्स्य और लसा का अनुपात। जस्ट दोस्तों हमने ऊपर ही बताया, ये आपका जो होगा 46 नंबर ना होमवर्क हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर 46 अगर आप बना के होम कमेंट करते हैं तो हमें पता हो जाएगा कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा है। अगर दोस्तों अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका नुकसान जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। शून्य किस प्रकार की संख्या अंतर्गत में आता है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्तों शून्य किस संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में आएगा, प्राकृतिक संख्या में आएगा, या अपरिमेय संख्या में आएगा, परिमेय संख्या में, या अभाज्य संख्या में आएगा। तो दोस्तों इसका भी आपका आंसर आपको क्या करना है, कॉमेंट में देना है। यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थियों को गलत कॉमेंट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 48 की ओर हम बढ़ते हैं। तो मैंने 2 होमवर्क दिया, एक 46 और एक 47। तो 2 आपको कमेंट करना है कि 46 और 47 का जो आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 48 है कि ए और बी
दोष धनात्मक है तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल मान किसके बराबर होगा? तो जब दो संख्याएं हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होगा? ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि दो संख्याओं का योग गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल तथा एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम एचसीएफ गुना है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा। अब यहाँ पर 2 प्लस रूट माइनस 2 माइनस रूट 2 की योगफल क्या होगा? योगफल करना है। तो आइए हम इसको योगफल कर लेते हैं। तो योगफल करेंगे तो देखिए कि 2 प्लस रूट 2, अभी 2 माइनस रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितना होगा? 4। क्या होगा? परमेय संख्या का परमेय संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट का आखिरी सवाल कि किसी धनात्मक p के लिए प्रत्येक सम संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका एक ही है, तो बट जो भी इसका आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि जस्ट मैंने ऊपर में इस तरह से बनाया था। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आपका सेट कैसा लगा दोस्तों? तो ऐसे ही आगे सेट की ओर हम बढ़ेंगे। तो बस दोस्तों ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या का यह अध्याय पूरी गणित का नींव रखता है। अगर आप चाहो तो अगली वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 2 भी लेकर आऊँगा और इससे सवाल होंगे और भी तगड़े। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 2 में।